तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं टॉप 30 क्वेश्चन UEE के यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। इन 30 क्वेश्चन के बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि IMRE में भी आपका पेपर पूरा जो कि है पूरा पेपर आपका IMRE का ब्रह्मा सीरीज में से आया था। तो आज का इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बड़े ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखें। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कराएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी हम कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों की एक चीज़ और बता दें कि EEE सेकंड की तैयारी आप लोगों की अच्छी नहीं है, इसीलिए EEE में हमको देखिए काफ़ी सारा गैप मिला है। पर डे वीडियो लेक्चर आएगी EEE की ब्रह्मा सीरीज 3 से 4 वीडियो लेक्चर में बनाई जाएगी, जिसमें आपको EEE में बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जाएगा। और 35 प्लस 40 प्लस नंबर आसानी से आपके आएंगे, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतरीन कराई जाएगी। और साथ ही साथ 1 अगस्त के बाद से आपका JEE का बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना चाहता है तो हमारे झांसी ब्रांच जो कि है आकर ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आज का जो कि वीडियो लेक्चर शुरू करें और UEE के 30 क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहला क्वेश्चन आपका आता है यही कि प्रदीपन क्या होता है, इल्यूमिनस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो इल्यूमिनस क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम आसान तरीके से समझेंगे कि इल्यूमिनस का मतलब होता क्या है। प्रदीपन या फिर रोशनी जो कि हम इसको कह सकते हैं। सबसे आसान तरीका से इसको समझने का है कि इल्यूमिनस का सीधा सा होता है मतलब प्रकाश। अब प्रकाश क्या है सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इल्यूमिनस पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अवशोषित करके अपने स्वयं का जो कि है थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इल्यूमिनस पदार्थ कहलाते हैं। तथा प्रकाश उत्सर्जन की यह घटना इल्यूमिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, आगे लिखा है कि प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला प्रकाश, और आर्टिफिशियल होता है हमारा बनावटी प्रकाश, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश। यह ऊष्मा ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है जिसके द्वारा एक निश्चित मान तक जीव जंतुओं को दृश्यता प्राप्त होती है, जो कि है प्रकाश कहलाती है। मतलब कि ऐसी ऊर्जा जिससे हमें देखने की क्षमता प्राप्त होती है वह प्रकाश कहलाती है। अब इसके बाद नेचर ऑफ लाइट, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ लाइट आपका पूछ सकता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होता है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्यों की आंख द्वारा किया जाता है। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश की प्रकृति निम्नलिखित गुण होती है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। मतलब कि प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होती हैं। प्रकाश के छोटे से छोटे कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश की किरणें चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती हैं। प्रकाश दोनों माध्यमों में गमन कर सकता है। कौन कौन सा आपका देखिए, हवा में और जो कि है किसमें, पानी में भी। अब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 × 10। पाँचवा हमारा हैगा क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग आपका v बराबर क्या होता है, n आपका लैम्डा होता है। ठीक, इसी तरह से जो कि हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। और आगे 6वां पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि प्रकाश 7 तरंगों से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रकाश की ये 7 रंग विद्यमान होती हैं। प्रकाश दिखाई ना देने वाले यह वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश हमें क्या करता है, जो वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही है उसको देखने में जो कि है सहायता प्रदान करता है। प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने इंटर में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा था कि रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई की जो कि है आपकी सेंसिटिविटी क्या होती है। तो आपका जो विबग्योर होता है इससे मिलकर के हमारा सफ़ेद कलर का प्रकाश बनता है। सभी लोगों को पता है बाह्य प्रकाश जिसमें हमारी आंख देख सकती है दृश्य प्रकाश कहलाता है। सूर्य से आने वाली लाइट वाइट नहीं बल्कि 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इन 7 रंगों के नाम विबग्योर हैं। इन 7 रंगों को प्रिज्म घटना में देखा जा सकता है। विबग्योर को ही दृश्य प्रकाश कहा जाता है। ह्यूमन आई 7 रंगों को देखने में सक्षम नहीं है। प्रकाश के विद्यमान
विद्युत आपके विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है, जिससे आपके यंगस्टोन मात्रा में जो कि है मापा जाता है। इस तरह से जो कि है प्रकाश से आपका इल्यूमिनस से एक क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही 100%। इसके बाद आपकी जो छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं कि निम्नलिखित के बारे में बताइए, निम्नलिखित का वर्गीय जो कि है वर्णन कीजिए, तो आपकी इनमें से कोई 3 से 4 परिभाषाएं आपसे पूछी जाएंगी। पहला है क्या, प्रदीपन फ्लक्स, दूसरा है कठोर कोण, ठोस कोण ठीक, तीसरा है ज्योति तीव्रता, चौथा है आपका प्रदीपन दक्षता, पांचवा है SHR स्पेस ऑफ हाइट रेशियो। अब इसके बाद छठवां आपका आता है लक्स या शैडो, तो शैडो क्या होता है, परछाई होता है। सातवां आता है विषम आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इन सभी परिभाषाओं के बारे में हम एक फ़ोटो लेकर के जो कि आपके टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। अगर हम इसको पढ़ाने बैठेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, आपके रेजिस्टेंस हीटिंग का वर्णन कीजिए। और रेजिस्टेंस हीटिंग के अंतर्गत आपकी 2 जो हीटिंग आती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इसके बारे में भी बताइए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो चलिए जानते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रेजिस्टेंस हीटिंग जूल के नियम पर आधारित होती है। ये इस नियम के अनुसार यदि किसी हाई रेजिस्टेंस वाले पदार्थ में धारा प्रवाहित की जाए तो जूल के नियम के अनुसार H बराबर I² RT हो जाता है। रेजिस्टेंस जो कि ये फर्नेस क्या होता है, प्रतिरोध भट्टी अप्रत्यक्ष प्रतिरोध ताप के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेजिस्टेंस फर्नेस में लगे तंतुओं का प्रतिरोध उच्च होता है। इन एलिमेंट में सप्लाई दिया जाता है। एलिमेंट बेलनाकार या आयताकार हो सकता है। RH का ताप धारा के नियमित करके परिवर्तित किया जा सकता है। RH क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग है। इस फर्नेस में थर्मोस्टेटिक लगाकर ऊष्मा का नियंत्रण किया जा सकता है। ये फर्नेस 10% से 15% ओवरलोड पर कार्य कर सकती है। अब देखिए जो हमने पॉइंट वाइज ये लिखा है, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको पॉइंट वाइज दे दिए जाते हैं। अब रेजिस्टेंस हीटिंग के उपयोग अगर हम देखें तो दाह संस्कार में, धातुओं के शोधन में, खाना पकाने में, वस्तुओं को सुखाने में यूज किया जाता है। किसका, रेजिस्टेंस हीटिंग का उपयोग। अब टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हीटिंग हमारी 2 तरह की होती है। पहला होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में देखें कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, इसमें क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं जो चार्ज में डूबे होते हैं। इसमें गर्म किए जाने वाले पदार्थ को चार्ज कहते हैं। यह AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। पावर फैक्टर यूनिट होती है। इसका जो कि है यूज ऊष्मक भट्टियों में किया जाता है और फर्नेस एंड आपका इंडिपेंडेंट होती है। आप डायग्राम में इसको समझ सकते हैं, ठीक। अब जो अगला हमारा आता है क्या, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और ये है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। दोनों के डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग हम पढ़ लें कि इसमें इन आपके रेजिस्टेंस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है जिसमें I² RT के हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह ऊष्मा चार्ज वस्तुओं को आपके विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है। हीटिंग एलिमेंट फर्नेस में ऊपर या नीचे लगे होते हैं। IRH आपके इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हीटिंग का ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। इस तरह से आपको इन दोनों के डायग्राम बना देने हैं, ठीक है। अब हमारी हो गई क्या, रेजिस्टेंस हीटिंग हो गई, इनडायरेक्ट और आपके क्या डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में हमने समझ लिया। अब बढ़ते हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। लाइटिंग स्कीम से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए लाइटिंग स्कीम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे कि प्रकाश योजना बनाते समय यदि इल्यूमिनस का सही प्रयोग किया जाए तो विद्युत ऊर्जा काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है तथा किसी स्पेसिफिक स्थान पर कितनी इल्यूमिनस की ज़रूरत है यह भी पता किया जा सकता है। अब लाइटिंग स्कीम क्या है, लाइटिंग स्कीम मतलब कि प्रकाश की व्यवस्था करना। प्रकाश की सही ढंग से अगर हम व्यवस्था करते हैं तो विद्युत ऊर्जा की काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। देखिए हमेशा जो भी आप पढ़ें टेक्निकल भाषा में लिखा हो तो उसको सरल भाषा में बनाकर समझने का प्रयास करें और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो कभी भी आप कोई भी चीज़ नहीं भूल सकते हैं।
अब लाइटिंग स्कीम सीधा सा मतलब समझे कि लाइटिंग स्कीम लाइट की सही व्यवस्था करना, मतलब कि प्रकाश की सही व्यवस्था करना। अब जहाँ पर प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्रकाश सही से पूरे एरिया में कवर करे, इस तरह की व्यवस्था करना को हम लाइटिंग स्कीम कहते हैं। लाइटिंग स्कीम को निम्न रूप से बांटा जा सकता है। पहला होता है आपका इंटीरियर इल्यूमिनस, दूसरा होता है एक्सटीरियर इल्यूमिनस, तीसरा होता है इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वे। तो इंटीरियर इल्यूमिनस क्या होता है, इस स्कीम के अंतर्गत एक छोटे से एक या दो कमरे से लेकर बड़े भवन, आधुनिक फ्लैट, ब्लॉक, हॉस्पिटल, आपके सिनेमा हॉल, मंदिर आदि आते हैं। मतलब कि इन सभी में लाइट की व्यवस्था को करना क्या कहलाता है, हमारा इंटीरियर इल्यूमिनस कहलाता है। दूसरा है क्या, एक्सटीरियर इल्यूमिनस। इस स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, मंदिर, बाग बगीचे आदि का फ्लोर लाइटिंग आता है। फ्लोर लाइटिंग खेल कूद के स्थान, रेलवे यार्ड आदि में प्रयोग किया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फ्लोर लाइट क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप जो कि अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब अगला आता है क्या, तीसरा आता है इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वेज। तो आजकल सड़कों आदि पर उचित गति, हाई स्पीड के ट्रैफिक के बढ़ जाने से जो कि है कस्बों आदि के अंदर की सड़कों पर समुचित इल्यूमिनेशन किया जाना अति आवश्यक हो गया है, जिससे कि दुर्घटना को बच सकते हैं। तो रोड वे पर जो कि है पब्लिक वे पर लाइटिंग को व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, इल्यूमिनेशन की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन ऑफ पब्लिक वे कहलाता है। देखिए इतनी अच्छी तरह से जो कि आप लोगों को समझाया जाता है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबा दें सभी लोग, और वीडियो को सभी ग्रुप में अपने शेयर कर दें, आपके कॉलेज ग्रुप में, अपने जो कि है फ्रेंड्स के व्हाट्सअप ग्रुप में, सभी जगह वीडियो को शेयर जरूर से करें। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है क्या, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और आपका जो कि है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम क्या होता है। तो डायरेक्ट लाइटिंग और इनडायरेक्ट लाइटिंग छोटे से टॉपिक हैं, थोड़ा सा जो कि पढ़ ले। लाइटिंग स्कीम क्या करती है, इस लाइटिंग स्कीम में लाइट सोर्स से सीधे पदार्थ पर या इल्यूमिनेटेड की जाने वाली सतह पर पड़ता है। डायरेक्ट लाइट स्कीम में लैंप को 90 डिग्री तक आउटपुट एरिया, वर्किंग एरिया प्राप्त होता है। मतलब कि जब आपका प्रकाश 90 डिग्री तक, जब आपका प्रकाश लैंप किसी भी इस तरह का हो और 90 डिग्री तक आपका प्रकाश उत्पन्न करे तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। और जब आपका प्रकाश एक ही जगह, कहीं एक जगह फोकस करे आपका लैंप, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इस लाइटिंग स्कीम से लाइट सोर्स से कि सीधे पदार्थ पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से विसरित पदार्थ द्वारा पड़ता है। ठीक, सीधा सा आपका यहाँ पर जो कि इस तरह से आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट आपका लाइटिंग स्कीम कहलाता है ये। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपके जो लैंप्स हैं क्या, कार्बन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी लैंप, ये सभी लैंप, जितने भी प्रकार के आपके लैंप हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंप हैं। 1 2 3 लैंप तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ और लैंप भी हैं तो उनके बारे में हल्का सा पढ़ के जाना है। 1 या 2 क्वेश्चन लैंप से 100% बनते ही हैं। अब आता है छठवां, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक, यहाँ पर इसको कवर किया था आपके छठवें वाले क्वेश्चन को। तो आपके जितने भी प्रकार के लैंप हैं और जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इन सभी को हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, जिससे आपका टाइम की बचत हो जाएगी और आप सभी लोग जो कि है पढ़ लेंगे। सातवां आता है सभी प्रकार के लैंप को जरूर पढ़ें। तो जी हाँ, सभी प्रकार के लैंप को हमें जरूर से पढ़ना है। आठवां आता है कि एयर कंडीशनर का वर्णन कीजिए। तो एसी के बारे में एकदम डिटेल से समझना है, इसकी प्रोसेस के बारे में, ये कैसे वर्क करती है, सारा कुछ हम इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे रेफ्रिजरेशन के बारे में समझेंगे, और CFL और LED इन दोनों के बारे में भी आपको ज़रूर से पढ़ना है। 8वां और 9वां क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। चलिए, तो 8वें और 9वें क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि एयर कंडीशनर और आपका रेफ्रिजरेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, AC के बारे में जो कि हमने पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा है। ठीक, तो AC के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एयर कंडीशनिंग जो कि क्या होता है और ये कैसे जो कि है वर्क करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयर कंडीशनर जो कि होता क्या है। देखिए, यह प्रक्रिया ताप के निष्कासन द्वारा होती है। AC के द्वारा किसी बंद स्थान पर तापमान, नमी, वायु के संचार एवं शुद्धता को इस प्रकार कंट्रोल किया जाता है कि वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को आराम पहुँच सके, दवाइयों को ख़राब होने से बचा सके। ठीक, इसके बाद पंखा, एयर कंडीशनिंग यूनिट जो कि है फैक्टर, फिल्टर AC के मुख्य भाग हैं।
ये कौन कौन से हैं, ये सभी जो कि क्या है एसी के मुख्य भाग हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसी आप देख सकते हैं। देखिए कंफर्ट एसी, इसका प्रयोग भवन, ऑफिस, हॉल, होटल आदि में किया जाता है। इंडस्ट्रियल एसी क्या है, इसका उपयोग जो कि मशीन को बिना जो कि त्रुटि के प्रयोग करने के लिए किया जाता है, इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। मौसम के आधारित एसी कौन कौन से होते हैं, विंटर एसी, इस एसी का प्रयोग वायु की ऊष्मा के साथ ड्राइनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। समर एसी क्या होता है, इसका प्रयोग किसी स्थान की हवा की ऊष्मा एवं नमी को कम करने के लिए जो कि किया जाता है। इसके बाद देखिए आप इसमें आगे देख सकते हैं प्लान के आधार पर एसी और ये आपके ईयर राउंड एसी, प्लान के आधार पर एसी, कई प्रकार के आपकी एसी जो कि हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। इसी के बाद इसी में आगे लिखा हुआ है क्या, रेफ्रिजरेशन मतलब कि प्रशीतन क्या होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या, रेफ्रिजरेशन क्या आपके प्रशीतन क्या होता है, यहाँ से आप इसको भी जो कि समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है रेफ्रिजरेंट का तात्पर्य किसी वस्तु या स्थान का तापमान आसपास के तापमान से अपेक्षाकृत निम्न तापमान पर लाया जाना। रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में जिस वस्तु को ठंडा रखते हैं उससे आपके निरंतर ताप जो कि है निष्कासित किया जाता है। तो हम ये वाला रेफ्रिजरेशन, एसी और ये सभी की फ़ोटो जो कि है आपको एसी और रेफ्रिजरेशन की फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और रेफ्रिजरेशन के बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए जो लेसन आपका 4th आता है इलेक्ट्रिक आपकी कूलिंग, इसमें जो कि यह दिया गया है कि आपका रेफ्रिजरेशन होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आपका रेफ्रिजरेशन दिया गया है, यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हमारा आता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, आपका रेफ्रिजरेशन एक हाई रिमूवेबल हीट रिमूवेबल प्रक्रिया है, ठीक। हीट रिमूव्ड करने की प्रक्रिया है, मतलब कि आपका जो रेफ्रिजरेशन होता है इसकी सहायता से हम हीट को मतलब कि गर्मी को रिमूव्ड करते हैं, मतलब कि दूर करते हैं, ठीक। रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा किसी स्थान या वस्तु का तापमान घटाने व आसपास के तापमान को कम कर रखने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी स्थान पर या किसी भी वस्तु का तापमान जो कि हम घटा सकते हैं, अर्थात उसको हम ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। इसके यूज कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, पेयजल में, खाने पीने की वस्तु के निम्न ताप प्रदान करने में, रेफ्रिजरेटर का व्यावसायिक उपाय जो कि है उपयोग, जैसे कि होटल में, रेस्टोरेंट्स में, इंडस्ट्री आपका रेफ्रिजरेशन में, समुद्र एवं परिवहन में इसका प्रयोग जो कि है हम करते हैं। अब इसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे कि वेप्योर कंप्रेशन आपका रेफ्रिजरेशन। देखिए इसमें वेप्योर को आपका रेफ्रिजरेशन के रूप में यूज किया जाता है। वेप्योर सरलता से बाष्पीकृत आपका संघनित्र हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी जो वेप्योर होती है, बाष्प होती है, वो आपकी आसानी से बाष्पीकृत या आपका संघनित्र हो जाती है। यह जब संघनित्र आपका वेप्योर का आपके वेपोरिजन होता है तो यह कोल्ड बॉडी से अपनी गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, कोल्ड बॉडी से अपनी गुप्त ऊष्मा जो कि है क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार का रेफ्रिजरेशन एक गुप्त ऊष्मा पंप है। इस प्रकार का रेफ्रिजरेशन एक गुप्त ऊष्मा पंप है जो अपनी गुप्त ऊष्मा शीत पिंड से लेकर गर्म पिंड को जो कि है प्रदान करता है। क्या करता है, यह शीत पिंड से अपनी जो कि ऊष्मा जो कि गर्म पिंड को प्रदान करता है। चौथा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि इस प्रणाली में कई वाष्प रेफ्रिजरेशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। तो ये था आपका वेप्योर आपका कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। इसके बाद इसका डायग्राम आपको ये बनाना होगा, ये है इसी का डायग्राम। इसमें आप जो कि देख सकते हैं, इस डायग्राम की फ़ोटो हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से जो कि इसको पूरी तरह से अच्छे से बना लेना। इसमें देखिए पहला काम किसका होता है, वाष्पक मतलब कि वेपोरेट, ठीक। दूसरा है आपका क्या, शुष्क वाष्प। इसके बाद ये आपका जो कि कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर लगा हुआ है। यहाँ पर नीचे आपका रेफ्रिजरेशन प्लेस है, ये है आपका सॉल्ट वाटर, ठीक। ये है द्रव वाष्प और ये आपका लगा हुआ है वाल्व प्लस आपका अवरोधक, वाल्व और अवरोधक आपका यहाँ पर जो कि लगा हुआ है। इसमें हम लिखेंगे आगे कि इस पॉइंट पर पहला आपका जो लिखा हुआ है, देखिए पहला पॉइंट है आपका जो पहला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। इन्हीं सब पॉइंट के बारे में हम लिखेंगे। पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे
कि इस पॉइंट पर वेट वेप्योर निम्न दाब पर निकलकर कंप्रेसर में जाती है। इसमें क्या करती है, आपकी जो वाष्प होती है वो निकलकर किस में जाती है, कंप्रेसर में जाती है। यहाँ पर नम वाष्प का ताप शुष्क व संतृप्त हो जाता है। दूसरा है कि इस पॉइंट पर पाइप कंडेंसर में, इस पॉइंट पर पाइप कंडेंसर में प्रवेश करता है। यहाँ पर स्थिर दाब पर संघनित्र होता है तथा यह अपनी गुप्त ऊष्मा जल को जो कि है ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि देता है, जिससे कि वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा पॉइंट के बारे में हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर क्या होता है, द्रव का प्रसार होता है। ठीक, क्या होता है, द्रव का प्रसार होता है और जिससे द्रव का ताप व दाब कम हो जाता है। अवरोधक में आंशिक व बाष्पीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। अवरोधक से निकलने वाले द्रव का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया। ठीक, चौथे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि इस पॉइंट पर वाष्प पाइप में प्रवेश करती है। इस पॉइंट पर क्या करती है, आपकी जो आपकी वाष्प होती है, वेप्योर होती है, वो आपकी पाइप में प्रवेश करती है। ये पाइप सॉल्ट वाटर में डूबा रहता है, जिसे ब्रेन कहते हैं। पाइप का तापमान ब्रेन के तापमान से कम होता है। ठीक, इसके है इस पॉइंट पर जो तीसरा आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होता है, द्रव का प्रसार होता है और जिसमें द्रव का ताप व दाब कम हो जाता है। अवरोध के आंशिक व बाष्पीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। अवरोधक से निकलने वाली द्रव का तापमान -10 डिग्री हो जाता है या होता है। इसी तरह से आप जो कि है रेफ्रिजरेशन के बारे में लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो आता है अगला पॉइंट, रेफ्रिजरेटर, मतलब कि आपका फ्रिज क्या होता है, वो फ्रिज काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर ज़्यादा होगा तो हम फोटो लेकर आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप में से किसी की भी बैग जो कि है हम लोग नहीं आने देंगे। साथ ही साथ 30, 35, 40 प्लस नंबर आपको जो कि है लाने का प्रयास करना है। हमारी मेहनत लेकिन आपकी सफलता है। ठीक, हमें भली मेहनत करनी पड़े हम लोगों को, हमारी टीम को अच्छे क्वेश्चन बनाने में, अच्छे नोट्स लिखने में, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को फैला दें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि आप लोग जो कि तैयारी कैसे करते हैं और किस तरह से आप लोग अच्छे नंबर लाने में सफल होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LED और CFL, इसके बारे में भी जो कि हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। फिलामेंट लैंप सारे हम आपको टेलीग्राम पर देंगे। आर्क हीटिंग क्या होती है, ओवन और आपके माइक्रोवेव हीटिंग। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ओवन क्या होता है, ओवन, माइक्रोवेव हीटिंग क्या होती है, डोमेस्टिक वाटर हीटर या आपके गीजर क्या होते हैं, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग तथा आर्क वेल्डिंग क्या होती है, और AC वेल्डिंग और तथा DC वेल्डिंग में अंतर, आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में अंतर, AC वेल्डिंग तथा DC वेल्डिंग में अंतर। अब अगर आप अंतर पढ़ लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पता चल जाएगा, आर्क वेल्डिंग के बारे में पता चल जाएगा, AC वेल्डिंग के बारे में पता चल जाएगा और DC वेल्डिंग के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि अंतर याद करने से हम इनकी डेफिनेशन भी बढ़ाकर जो कि लिख सकते हैं। तो अब नंबर 13 से लेकर नंबर जो कि 15 तक के क्वेश्चन को हम अच्छे से जो कि है पढ़ेंगे और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को जो कि है इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए अंतर का जो क्वेश्चन आपका बनता है, रेजिस्टिव वेल्डिंग और आपके आर्क वेल्डिंग में अंतर बताइए, और आपके जो कि है AC और आपके DC वेल्डिंग में अंतर यहाँ पर बताइए। तो इसका जो आपका ये क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में भी हम जो कि जान लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके रेजिस्टेंस हीटिंग और जो आर्क हीटिंग में अंतर देखें कि कॉन्टेंट रेजिस्टेंस से होता है, होते हुए करंट फ्लो होने से वेल्डिंग के लिए जो कि आवश्यक ताप उत्पन्न होता है। इसमें लिखेंगे हम इलेक्ट्रो तथा कार्य के बीच वेल्डिंग के लिए आवश्यक टेम्परेचर उत्पन्न होता है। आवश्यक क्या होता है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। इसमें दूसरा लिखेंगे हम कि इस मेथड में उत्पन्न ताप का मान आर्क वेल्डिंग की तुलना में कम होता है, अपेक्षाकृत अधिक ताप उत्पन्न होता है। इस मेथड में अपेक्षाकृत लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें आर्क जो कि है उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड में जो कि है जनरली AC सप्लाई यूज की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, AC to DC दोनों यूज कर सकते हैं। इस मेथड में वह यांत्रिक बल की ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड में वह यांत्रिक दाब की ज़रूरत पड़ती है। इस मेथड में जो कि है फिलर रॉड की आवश्यकता होती है। इसमें इसकी ज़रूरत जो कि है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती है, और इसमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, फिलर रॉड की। पावर फैक्टर बहुत कम होता है, उसमें पावर फैक्टर बहुत जो कि है, इसमें भी पावर फैक्टर जो कि बहुत कम होता है। ठीक है,
इसमें 8वां लिखेंगे कि करंट कंट्रोलिंग नहीं आसान नहीं होता है, इसमें आपका करंट को कंट्रोल करना आसान होता है। बड़े कार्यों में के लिए जो कि यह मेथड यूजफुल है और बड़े कार्यों के लिए यह मेथड यूजफुल आपका नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं AC और DC वेल्डिंग के बीच अंतर के बारे में। तो इसमें लिखेंगे इस मेथड में लो वोल्टेज AC प्राप्त करने के लिए केवल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी लागत अपेक्षाकृत कम होती है। इस मेथड में लो वोल्टेज DC प्राप्त करने के लिए एक मोटर जनरेटर सेट आवश्यकता अथवा DG सेट की आवश्यकता पड़ती है जो काफ़ी महंगा होता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मोटर जनरेटर सेट लगातार चलाना पड़ता है जिससे एनर्जी ज़्यादा व्यय होती है। करंट की रिक्वायरमेंट जो कि है एक कर पड़ती है जिससे आपके अनावश्यक ऊर्जा व्यय नहीं होती है। मोटर जनरेटर सेट एफिशिएंसी कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ता है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। तो ये आपकी चारों तरह की जो कि वेल्डिंग हो गई, इनके बारे में हमने जान लिया। अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है विस्तार से बताइए, और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से बताइए। स्टार लगा लें आप इन दोनों क्वेश्चन पर। इन दो में से एक क्वेश्चन जो कि 100% आपका आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या आपका गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के बारे में समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बाकायदा वीडियो के साथ हम इसको जो कि है समझेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, वैद्युत लेपन। अब यहाँ पर आप नाम समझ सकते हैं, वैद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और लेपन मतलब कि किसी भी चीज़ को लेपित करना। ठीक है, वैद्युत लेपन मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी भी वस्तु पर किसी भी आपके लवड़ों का मतलब कि किसी भी धातु की परत को चढ़ा देते हैं तो उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलिटी के घोल में DC फ्लो करके आपका मेटल को उसके सॉल्ट मतलब कि लवड़ों में अलग अलग किसी अन्य धातु पर पतली परतों के रूप में चढ़ाने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जैसे कि आप मान के चलिए ये आपकी कोई चाबी है, ठीक है, और अगर हमको इस चाबी पर कॉपर की परत चढ़ानी है, किसकी परत, कॉपर की परत अगर हमको इस पर चढ़ानी है तो हम इस पर कॉपर की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से चढ़ाएंगे। आपको जो कि हम छोटा सा डेमो जो कि वीडियो में दिखा देते हैं जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। ठीक है, तो वीडियो को जो कि है आप लोग एक छोटी सी वीडियो देख ले जिसमें हम जो कि है दो आपके अलग अलग जो कि इलेक्ट्रोड लेंगे, इनमें जो कि है आपके इलेक्ट्रोलिटी के घोल में हम इन दोनों को डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें जो कि है DC फ्लो करते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कि है फ्लो करते हैं और मेटल को जो इसके अंदर जो आपका लवड़ है, ठीक, जो इसमें जो कि है सॉल्ट या जो भी आपका रिएक्शन हुआ है उससे अलग अलग करके किसी अन्य धातु पर पतली परतों के रूप में चढ़ाने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रोलिटी। अब इसके बाद हम नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन क्या है, विद्युत निक्षेपण की आवश्यकता हमको जो कि है क्यों पड़ती है। अब देखिए इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, धातुओं के निष्कर्षण के लिए, धातुओं के पुनर्निर्मित करने के लिए, धातुओं के आपका शुद्धिकरण करने के लिए, धातुओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण करने के लिए और धातुओं के जंग रोधी जो कि है बनाने के लिए। मतलब कि धातु पर जो कि है जंग ना लगे इसके लिए जो कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एप्लाइड मटेरियल में सोना, चांदी, निकल तथा जस्ता प्रमुख होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम मुख्यतः चांदी, तांबा और निकल और जस्ता इन सभी चीज़ों की करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सीधा सा मतलब है, मान के चलिए हमारी कोई भी धातु की है, ठीक है, इस पर जो कि है इस पर हम जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से आपकी चांदी का, तांबा का और निकल का, जस्ते का आदि किसी भी धातु की परत हम इस पर चढ़ा सकते हैं जिसकी सहायता से हम इसको शुद्धिकृत कर सकते हैं और मरम्मत कर सकते हैं तथा जंग लगने से बचा सकते हैं। अब आप इसमें जो कि देख सकते हैं ये कहीं कहीं से जो कि है इसके ऊपर की पॉलिश जा चुकी है। ठीक, चाबी की आप देख सकते हैं कहीं कहीं से इसकी ऊपर की पॉलिश भी जो कि आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक, तो ये है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से हमने इसके ऊपर किसी अन्य धातु की परत हम चढ़ा देते हैं
जिससे कि आपको ये चाबी जो कि है जंग लगने से बच जाती है। आप समझ सकते हैं। अब इसी चाबी को हम फिर से अगर चाहें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और इसको नया जो कि है बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका जो कि अगला टॉपिक है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, विद्युत निक्षेपण का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? इलेक्ट्रो डिपोजिशन का प्रिंसिपल एक प्रोसेस पर आधारित होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटी मेटल को जब पानी में घोला जाता है। इलेक्ट्रोलिटी मेटल, आपका इलेक्ट्रोलिटी मेटल कौन कौन से होते हैं? चांदी, तांबा, जस्ता, निकिल, ठीक। इनको जब हम जो कि है इलेक्ट्रोलिटी मेटल को जब हम पानी में जो कि घोलते हैं तो आपका जो कि है अपघटन पदार्थ, आपका अपघटन पदार्थ का प्रत्येक अणु 2 आयन्स में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका प्रत्येक अणु 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला अणु जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव चार्ज, दूसरा अणु होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। पहला जो आपका अणु होता है या आयन होता है उस पर जो कि है आपका नेगेटिव आयन होता है जिसको हम आपका कैथोड कहते हैं, और दूसरे आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम एनोड कहते हैं। जब इस प्रकार के घोल में 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू डीसी फ्लो की जाती है तो आपका प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज की ओर चलकर अपना चार्ज कैथोड को देकर आपका जो कि ये न्यूट्रल एटम बनकर कैथोड में जमा हो जाते हैं। मतलब कि जो न्यूट्रल एटम है ये बनकर आपके जो कि है कैथोड में जमा होते जाते हैं, तथा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कि एनोड की ओर जाकर एनोड के मेटल से क्रिया करके इलेक्ट्रोलिटी पदार्थ के रूप में पानी में घुल जाता है, ठीक। इसको समझने का प्रयास करें, इसको रटने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिए क्या करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कि एनोड की ओर चलकर जाता है, जाकर एनोड के मेटल से क्रिया करके इलेक्ट्रोलिटी पदार्थ के रूप में पानी में घुल जाता है। तो ये था जो कि है इसके मूल सिद्धांत। इसके बाद आपका 5वां और आखिरी सिद्धांत आता है क्या, कि इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो डिपोजिशन का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटी मतलब कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटी एक सरल आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब अकार्बनिक यौगिक होता है। इनमें जब पानी में घोला जाता है, इन्हें जब पानी में घोला जाता है तो यह आयनीकृत मतलब कि आयनीकृत होकर आपका धन आयन व ऋण आयन में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात बट जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटी एक ऐसी जो कि है सरल अकार्बनिक यौगिक होता है जिसको पानी में जब हम घोलते हैं तो ये आपका जो कि है आपका धनायन और ऋणायन में जो कि है विभाजित हो जाता है। दूसरा हम इसमें पॉइंट लिखेंगे कि इस घोल में जब डीसी फ्लो की जाती है या डीसी सप्लाई दी जाती है तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ तथा नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ गति करने लगते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट में आकर ये आयन अपने चार्ज इलेक्ट्रोड को ट्रांसफ़र करके या तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाते हैं या क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाते हैं, या इलेक्ट्रोड की मेटल से रासायनिक क्रिया करके इलेक्ट्रोलिटी के रूप में आयनीकृत हो जाते हैं या गैस बनकर वातावरण में उड़ जाते हैं। तो इन सभी में से आपका जो कि एक काम हो जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है क्या, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फैराडे लॉ ऑफ आपका इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि वैद्युत अपघट्य का जो कि है फैराडे का वैद्युत अपघट्य नियम। सन 1932 से 1933 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से संबंधित 2 नियम दिए हैं जिन्हें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। देखिए पहला लॉ क्या है, प्रथम नियम हमारा फर्स्ट लॉ जो था उसमें फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस दिए गए समय से इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब कि इससे क्या है, आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट से जो कि है मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उस दिए गए
जो कि है समय में इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान के मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब कि जो पदार्थ आपका मुक्त हो रहा है और जो पदार्थ विद्युत धारा की मात्रा के जो कि है क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मेटल समानुपाती आपका क्वांटिटी ऑफ करंट चार्ज। इस तरह से जो कि आप इसको लिखेंगे M बराबर ZIT, Z बराबर आपका है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल, I बराबर है करंट इन एम्पियर, करंट आपका एम्पियर में, T बराबर आपका है टाइम, Q बराबर है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो इस तरह से जो कि आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नियम पर, फैराडे के सेकंड लॉ ने क्या कहा, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान मात्रा में तथा समान समय तक धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त padaर्थ के भार तथा उसके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होती है। इसमें क्या कहा गया है आपका, जब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट के समान मात्रा में तथा समान समय तक समान मात्रा में और समान समय तक धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त पदार्थ के भार तथा उसके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। जो आपका मुक्त पदार्थ का भार होता है वो आपका रासायनिक तुल्यांक भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा M1, M2, M3 तथा उसमें रासायनिक तुल्यांक भार क्रमशः E1, E2 और E3 हो तो फैराडे के नियम अनुसार, द्वितीय नियम अनुसार M समानुपाती होगा EI के E1 के, तो आपका M1 बराबर होगा क्या, KE1। ठीक, हम लोगों ने देखा है कि जो आपका समानुपाती हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, K आ जाता है। हम लोगों ने जो कि इंटर में भी इसको पढ़ा था। अब यहाँ पर M2 बराबर आपका E2 लिखा है, तो जब हम इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो M1 बराबर आपका हो जाएगा KE2। ठीक, M2 समानुपाती E3 है आपका, तो M3 बराबर आपका हो जाएगा KE3। ठीक है, अब M1 अपॉन E1 बराबर लिखेंगे M2 अपॉन E2 और M3 अपॉन E3। तो आपका हम कह सकते हैं कि M1 अपॉन M2 बराबर आपका है किसके, E1 और E2 के। ठीक, E1 अपॉन E2 के। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, अगला टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो आपका डिपोजिशन, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन मतलब कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम जानेंगे। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके किसी मेटल या नॉन मेटल पर दूसरी मेटल की कोटिंग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रो डिपोजिशन कहा जाता है। इतना देर से जो हम आपको पढ़ा रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, वही सारी चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी है कि प्रोसेस क्या होती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन की। तो देखिए, जब विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके, इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग करके डीसी फ्लो करा के किसी मेटल या नॉन मेटल पर दूसरे मेटल की परत चढ़ाते हैं या कोटिंग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम जो कि है आपका इलेक्ट्रो डिपोजिशन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जो कि आपकी चाबी है, इस पर हम किसी अन्य मेटल की परत चढ़ा दें, जिससे कि क्या होगा, आपकी चाबी जो कि है सुरक्षित हो जाएगी और जंग उसमें नहीं लगेगी। इसी प्रक्रिया को, परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रक्रिया मुख्य 3 प्रकार की होती है। मतलब कि किसी भी धातु पर हम जो कि है परत चढ़ाते हैं तो उसकी प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है क्लीनिंग फॉर मेटल, दूसरी होती है इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल, तीसरी होती है आपका पॉलिशिंग एंड जो कि है बफिंग ऑफ मेटल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा सोने चांदी की चीज़ जो कि है कई बार नकली मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटी की सहायता से हम क्या करते हैं, चांदी की जो कि है चांदी की परत चढ़ा देते हैं, हम जिसको कहते हैं चांदी का पानी चढ़ा देते हैं। तो अब इसकी कितनी विधियां होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि आपका जो कि है इलेक्ट्रो डिपोजिशन करने की, विद्युत अपघटन करने की कितनी विधियां होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पहली हमारी है क्लीनिंग फॉर ऑफ मेटल। किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रो डिपोजिशन करना होता है। जब किसी भी हमको ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रो डिपोजिशन करना होता है तो उसके सतहों को सर्वप्रथम मैकेनिकली या केमिकली साफ कर लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको जो कि ये मान के चलिए आपकी इस चाबी पर किसी अन्य धातु की परत हमको चढ़ानी है, तो सबसे पहले तो हम इस चाबी को जो कि है मैकेनिकल या केमिकल, किसी भी केमिकल की सहायता से या किसी
जो कि है हाथ से या किसी कपड़े वगैरह से, या जो आता है हमारा रुंदा वगैरह, इसकी सहायता से हम इसको साफ़ कर लेंगे। इसके बाद ताकि इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ठीक तरह से हो सके व टिकाऊ हो सके, क्लीनिंग ऑपरेशन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं हो सकती हैं। आपका जो क्लीनिंग ऑपरेशन होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहली विधि होती है ऑयल, ग्रीस या अन्य आपके ऑर्गेनिक मेटल्स को हटाने के लिए साबुन, आपके गैसोलीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखिए इस चाबी पर से हमको इस पॉलिश को हटाना है तो हम ऑयल का, ग्रीस क्या, ऑर्गेनिक मेटल जैसे कि साबुन, आपके गैसोलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रासायनिक पदार्थ का हम उपयोग करेंगे। इसको हम कपड़े की सहायता से पोंछेंगे जिससे कि आपकी पूरी पॉलिश इसकी निकल जाएगी। उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रोड डिपोजिशन करेंगे। दूसरा है जंग इसलिन या अन्य अकार्बनिक कोटिंग स्कोल आने के लिए जो कि है अम्लीय घोल या सतह सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तीसरा है मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का यूज जो कि है किया जाता है। हमारा जो रेगमाल वगैरह आता है उसकी सहायता से भी हम जो कि इसकी पॉलिश हटा सकते हैं। दूसरा आपका आता है, दूसरी विधि इलेक्ट्रोड डिपोजिशन की आती है, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोड डिपोजिशन प्रक्रिया के अंतर्गत मेटल की कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोड डिपोजिशन का बना होता है टैंक सीमेंट या आपके सेरेमिक मटेरियल का बना होता है। ठीक, टैंक का अंदर का हिस्सा लेड से कोटेड होता है, या मतलब कि लेड उसमें जो कि है चारों हिस्से में उसके लगी होती है अंदर की साइड से, और टैंक में इलेक्ट्रोड्स घोल कर भर दिया जाता है। जो आपका टैंक होता है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड घोल कर उस टैंक में जो कि हम भर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जिस धातु या अधातु पर कोडिंग करनी होती है, जिस भी धातु पर या अधातु पर हमको कोडिंग करनी होती है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि शुरू हो जाती है, जिससे मेटल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जमने लगते हैं और आपके इलेक्ट्रोड डिपोजिशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इलेक्ट्रोड डिपोजिशन प्रक्रिया में 2 वोल्ट से 16 वोल्ट तक डीसी करंट का यूज किया जाता है, जिसकी मात्रा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर निर्भर करती है। इसके बाद हमारा तीसरी जो विधि आती है, देखिए पॉलिशिंग एंड डफरिंग ऑफ मेटल। पॉलिशिंग एंड आपका डफरिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट पर सिल्वर, निकेल या क्रोमियम आदि धातुओं का इलेक्ट्रोड डिपोजिशन कराने के बाद पॉलिशिंग या बफरिंग की ज़रूरत होती है। पॉलिशिंग या बफरिंग करने के लिए लेयर का जो कि है वोनल क्लॉथ से बने हुए एक विशेष डिवाइस की सहायता से जो लगभग 35 से 50 डिवाइस की सहायता से जो कि 35 से 50 प्रति सेकंड से चलती है। पॉलिशिंग करने के बाद जो कि है इलेक्ट्रोड डिपोजिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजेशन या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गैल्वेनाइजिंग आपका होता क्या है। देखिए हम जो कि है इसी को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास जो कि है करते हैं। देखिए आप सीधा से समझें, इसके पहले हमने समझा था किसी भी धातु पर या किसी भी चाबी पर हम किस तरह से जो कि है दूसरी परत को चढ़ाते हैं। जो गैल्वेनाइजेशन है इसमें भी हम किसी भी धातु पर किसी दूसरी धातु की परत को चढ़ाने का काम करते हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप देख लें गैल्वेनाइजेशन की, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो कि है गैल्वेनाइजेशन आखिर होता क्या है और ये किस तरह से होता है। सबसे पहले एक लाइन आप पढ़ कर जाएं कि गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का सबसे अधिक यूज आयरन या जिंक स्टील पर जिंक की लेयर को चढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपका गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस होती है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, आयरन या जिंक स्टील पर हम जिंक की लेयर को चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप ज़रूर से देखें। इस वीडियो क्लिप में जो कि आपको बताया गया है हॉट गैल्वेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह से हम किसी भी धातु पर या किसी भी खम्भे पर किसी भी पोल पर स्टील के पोल पर किस तरह से जिंक की लेयर को चढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लें।
देखिए इस वीडियो में आपको जो कि दिखाया गया जिंक, जो कि है जिंक की लेयर हमने किस पर चढ़ाई, आपके जो खम्भे होते हैं लोहे के खम्भे, पोल्स आपके जो होते हैं उन पर हमने क्या किया, उन पर हमने जो कि है उनको चमकीला, सुंदर और उन पर जंग ना लगे इसके लिए हमने उन पर क्या किया, जिंक की लेयर को जो कि है चढ़ाने का काम किया है। अब यहाँ पर हम सबसे ऊपर से पढ़ते हैं कि गैल्वेनाइजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन या प्रक्रम का यूज करके हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल को दूसरे मटेरियल के सरफेस पर चढ़ाया जाता है। मतलब कि किसी मटेरियल को दूसरे किसी जो कि है दूसरे किसी धातु या दूसरे किसी मटेरियल की परत हम उस पर चढ़ाते हैं, उसको जो कि है हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का सबसे अधिक यूज आयरन या जिंक स्टील पर जिंक की लेयर को चढ़ाने के लिए जो कि किया जाता है। देखिए ऐसी भाषा में जो कि लिखा हुआ है कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में सर्वप्रथम जिस मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। मान के चलिए अगर हमको जो कि इन चाबियों पर किसी जिंक की लेयर को चढ़ाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चाबियों को जो कि अच्छे से साफ करेंगे। ठीक, अच्छे से साफ कर लिया जाता है और उसे ऑक्साइड फ्री वातावरण में ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको जो कि है ऑक्साइड फ्री वातावरण में ठंडा किया जाता है। तत्पश्चात इसके बाद उस मेटल को आपके एनेलिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है और ऑक्साइड फ्री वातावरण में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद उस मेटल या सीट को हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल से भरे हुए टब में डुबाया जाता है। आपने वीडियो में भी देखा हमने क्या किया, उस पोल्स को जो कि है आपके टब में जो कि है डुबो दिया, उसके बाद उसको जो कि है पोल्स को बाहर निकाला। ठीक, डुबो दिया जाता है। यदि यूनिफॉर्म कोटिंग की ज़रूरत होती है तो स्टील को तुरंत रोल के नीचे से गुजारा जाता है। ठीक, क्या किया जाता है, स्टील्स को जो कि है रोलर के नीचे से गुजारा जाता है। इसके आगे हम इसमें लिखेंगे कि गैल्वेनाइजिंग का एक दूसरा तरीका यह भी है कि गरम जिंक के टब में मेटल को डुबाया जाता है। यह प्रक्रिया बड़े सरफेस वाले आयरन व स्टील मेटल को आपके गैल्वेनाइज करने के लिए जो कि है अपनाई जाती है। यही प्रोसेस को वीडियो में दिखाया गया है। हमने उसमें क्या किया, एक बड़े से टब में जिंक को जो कि है पिघला लिया, इसके बाद उस टब में हमने पोल्स को जो कि है डाला, उसके बाद पोल्स को बाहर निकाला। इससे क्या हुआ, हमारे जो कि मेटल्स के पोल पर जिंक की लेयर चढ़ गई, जिससे कि हमारे जिंक में अब जो कि जंग नहीं लगेगी और हमारे जिंक देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बन जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनाइजिंग, मतलब कि गैल्वेनाइजिंग का उपयोग हम जो कि कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। गैल्वेनाइजिंग का यूज मेटल स्टील को गैल्वेनाइज करने के लिए किया जाता है। दूसरा, घरेलू सामान जैसे कि बाल्टी या टब या दूसरे आपके कंटेनर को गैल्वेनाइज करने के लिए भी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का यूज किया जाता है। मशीन, टूल्स, वायर्स, टैंक्स आदि की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया से ही किया जाता है। चौथा है, आयरन रॉड व स्टील रॉड पर जिंक की लेयर चढ़ाने के लिए भी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया का जो कि हम यूज करते हैं। तो ये थे आपके इसके एप्लीकेशन। इसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक आता है एनोडिजिंग। देखिए एनोडिजिंग को एनोड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। एनोडिजिंग एक विद्युत अपघट्य प्रक्रिया होती है जिसमें मेटल पर नेचुरल ऑक्साइड के लेयर के थिकनेस को बढ़ाया जाता है। आपके क्या किया जाता है, इस पर मेटल पर नेचुरल ऑक्साइड के लेयर की थिकनेस को बढ़ाया जाता है। मतलब कि इसकी जो कि है नेचुरल गैस की लेयर की मोटाई को जो कि हम क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है। आपके एनोडिजिंग एक प्रकार की एनोडिजिंग कोटिंग होती है। इसमें एनोड व ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा मेटल पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। क्या करते हैं, हम इस मेटल पर किसी भी एक ऑक्साइड की लेयर को जो कि हम इस पर चढ़ाते हैं। ठीक, एनोडिजिंग प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोलाइट सर्किट का यूज किया जाता है जिसमें वर्क पीस एनोड की तरह कार्य करता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट को ऑक्सीजन देना चाहिए। ठीक, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऑक्सीजन देना चाहिए। जब
ऑक्सीजन देना चाहिए जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास की जाती है। जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास की जाती है तब इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। क्या करता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट से करंट को पास करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को जो कि है उत्पन्न करने लगता है, जो मेटल सरफेस पर जाकर उससे रिएक्शन करके एक ऑक्साइड की लेयर बनाती है। क्या करता है ये? यह मेटल सरफेस पर जाकर उससे रिएक्शन करता है और क्या करता है? एक ऑक्साइड की लेयर को जो कि है बना लेता है। अब इसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात अगर हम करें, एप्लीकेशन उपयोग की अगर हम बात करें तो देखिए, एनोडाइजिंग का उपयोग केवल सरफेस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि स्टील पर आपके डेकोरेशन के लिए ब्लैक फिल्म चढ़ाने के लिए जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विभिन्न गैल्वेनाइज आयरन व स्टील के पार्ट्स पर आपके एनोडाइजिंग का प्रयोग करके उसका कोरोजन रेजिस्टेंस जो कि है बढ़ाया जाता है। कोरोजन रेजिस्टेंस जो कि क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। चौथा है जिंक पर आपके जिंक पर अलग अलग प्रकार के कलर को कोटिंग करने के लिए, अलग अलग प्रकार के कलर करने के लिए इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम आपको इस टॉपिक की जो कि है फ़ोटो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर की जो कि है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो लेक्चर का आता है आपके मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वाई आपके इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वाई इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इंडस्ट्री में केमिकल के लिए भी जो कि है यूज किया जाता है। आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज हम इंडस्ट्री में केमिकल बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? इंडस्ट्री में केमिकल को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया या प्रोसेस द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख केमिकल जैसे कि कास्टिक सोडा, पोटेशियम, ठीक, आपका परमैंगनेट, हाइड्रोजन तथा आपके अमोनियम पर सल्फेट आदि को जो कि है बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का जो कि है उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का आपके प्रोडक्शन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का जो कि है आपका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन वाटर की आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा जो कि है किया जाता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के जो कि है प्रोडक्शन को नीचे समझाया गया है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है उसको हमने जो कि नीचे समझाया गया है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 15 से 20% के कास्टिक सोडा के जो कि है कास्टिक सोडा के विलयन का यूज इलेक्ट्रोलिटी के रूप में किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 15 से 20% कास्टिक सोडा के विलयन का यूज इलेक्ट्रोलिटी के रूप में किया जाता है तथा आयन का उपयोग इलेक्ट्रोड्स के रूप में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कि है हम कास्टिक सोडा का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? आपके यूज इसका जो कि है इलेक्ट्रोलिटी के लिए कर रहे हैं, और आयन का उपयोग हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के रूप में। ठीक है, एनोड व कैथोड पर होने वाली केमिकल रिएक्शन नीचे दर्शाई गई है। एनोड पर 2Na+2H2O बराबर आपका होगा क्या? 2NaOH+H2, और कैथोड पर अगर हम प्रक्रिया करेंगे तो 2OH बराबर आपका होगा H2O प्लस आपका हाफ O2, मतलब कि 1/2 2O आपका O2 सॉरी 1/2 O2। इस प्रकार एनोड व कैथोड से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में प्रक्रिया के जो कि है जब आपकी प्रोसेस होती है तो इसकी शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम में 2.3 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक तथा प्रक्रिया के दौरान 2 से 2.2 वोल्ट तक वोल्टेज की ज़रूरत हमको होती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर कि विद्युत चालन क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फॉर इलेक्ट्रिक आपके ट्रैक्शन। ठीक, 21 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रैक्शन क्या होता है, एसी और डीसी ट्रैक्शन क्या होता है। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है
23 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, आपके इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन आता है क्या, आपके पेंटाग्राफ क्या होता है, सिस्टम क्या होता है और आपके फ्लाई व्हील्स क्या होता है, विस्तार से बताइए। तो 25 नंबर तक क्वेश्चन कितने, 19 से लेकर के 25 नंबर के क्वेश्चन तक हम आपको टेलीग्राम पर इसकी पूरी एक पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे। वहाँ से आप जा करके जो कि इसको ज़रूर से पढ़ लेना और बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, हम आपको टेलीग्राम पर इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपका समय बचे। ठीक है, आप लोगों का समय बचे वीडियो देखने का और समझने में आप ज़्यादा फोकस करें, इसलिए हम टेलीग्राम पर हम आपको सारी चीज़ें भेज रहे हैं। इलेक्ट्रिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक आपके लोकोमेटिक। ठीक, तो इलेक्ट्रिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन आपके इलेक्ट्रिक लोकोमेटिक के बारे में जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम है, ये बहुत ही साधारण सा डायग्राम है। स्टार्ट एंड ब्रेकिंग ऑफ आपके इलेक्ट्रिक आपके डोमेक। इसके बाद 6वें नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है क्या, इलेक्ट्रिक ब्लॉक डायग्राम ऑन एन ऑफ एन इलेक्ट्रिक आपके आपके लोकोमेटिव। ठीक, लोकोमेटिव। स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव क्या होता है, आपका EMV इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन क्या होता है और मेट्रो ट्रेन क्या होता है। और आपका 30वें नंबर का क्वेश्चन है क्या, ट्रेन लाइट सिस्टम क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी जो कि हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और शुरू से आपके 26 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 30 नंबर के क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन को जो कि समझते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम समझेंगे।